वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया अंजलि जी। मैं आपसे एक इवेंट में मिली और मुझे आपको वहाँ सुनकर भी अच्छा लगा। और आपका नॉलेज, पहला तो आपका सीए होना और फिर आपके सीए के साथ आपका म्यूज़िक ऐड होना, तो ये दोनों ही बहुत अलग तरह की चीज़ें हैं ना। तो मुझे तभी भी ये चीज़ थी, आपसे मिलने के बाद भी मैंने ये बात बहुत बार सोची कि जो सीए होता है वो तो बहुत सीरियस टाइप्स होता है ना, उसको काफ़ी पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। और फिर जो एक म्यूजिशियन होता है, सिंगर होता है, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो दो पर्सनालिटी आप कैसे मैनेज करती हैं एक साथ? आई थिंक थोड़ा क्वेश्चन को मैं ना एक बार एक अलग एंगल से आपको दिखाना चाहती हूँ। जो क्वेश्चन आप ही ने पूछा है कि जो सीए होता है उसको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बट अगर आप देखेंगे ना तो एक आर्टिस्ट को भी बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जब तक कि सिर्फ स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंसेज लोग करते थे तब तक तो ऐसा था कि हाँ यार, जो अच्छा गाता है वो जाके लाइव परफॉर्म करेगा एंड इट्स डन, है ना, ऑडियंस को पसंद आएगा, दे विल क्लैप फॉर हिम, ख़त्म कहानी। बट अभी डिजिटल आने के बाद यू हैव टू प्लान एवरी थिंग, यू हैव टू मेक कॉन्टेंट इन अ वे। आपको सब चीज़ें वैसे ही एडवर्टाइज करनी पड़ती है, हर जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ता है। कैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, कैसे रीच मिलेगी, कैसे आप, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन अ वे कि बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, सही लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है। और ये सब तो बात की बातें हैं, म्यूज़िक बनाने के लिए ऑडियंस को क्या पसंद आएगा बहुत हद तक समझना पड़ता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जितने आर्टिस्ट हैं मैं उन सबकी तरफ से आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये है कि आर्ट गॉड गिफ्ट रहता है, आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो ये दोनों फील्ड्स में दिमाग तो लगता ही है। बट मेरा कैसा था कि मैं शुरू से बहुत बहुत जॉली थी, मैं कभी ऐसे बहुत सीरियस रही नहीं। सीए वाला मतलब ठीक है, आई वॉज़ लकी इनफ कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और कुछ अचीव कर सकूं। डिग्री मेरे घर पे भी मतलब पढ़ाई का, एजुकेशन का शुरू से बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो एक मन में था कि सब डिग्री होल्डर्स हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ अचीव करना है, कुछ ना कुछ एक प्रीफिक्स होना चाहिए नाम के आगे। एंड देन कॉमर्स लिया तो सोचा सीए ही कर लेते हैं, और करते 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 बन भी गई कोइंसिडेंटली। बट फिर जब सीए करने का प्रैक्टिस स्टार्ट की तब समझ में आया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। वो जब रियल लाइफ आप एक्सपीरियंस करते हैं प्रैक्टिस को, काम को, क्यूबिकल जॉब को, या जो भी आप कह लो, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसके लिए मैं नहीं बनी हूँ। एंड साइड बाय साइड म्यूज़िक तो हमेशा चल ही रहा था, और म्यूज़िक में जो मज़ा था वो प्रैक्टिस में नहीं था बेसिकली। तो आप शुरू से ही राइटर रहे हैं कि आप पहले रैंडम भजन या ये सब किसी और का सुनते थे तो वो गा लेते थे, वैसा प्रैक्टिस आपने स्टार्ट किया, या फिर आपको हमेशा से लिखने का शौक रहा कि हाँ मैं अपना क्रिएट करना चाहती हूँ, लिरिक्स एंड ऑल? नहीं नहीं, मैं बचपन से सिंगर ही थी। और पापा मेरे गाने लिखते थे, लाइक पहले गाने पापा लिखते थे बचपन से। पापा हमेशा, पापा तो इतना लिख चुके हैं जिसकी आई थिंक काउंटिंग अब हम नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। पूरा इंस्पिरेशन पापा ही हैं, म्यूज़िक का, गाने का, सिंगिंग का, लिरिक्स का, सब कुछ उनसे ही सीखा है। बड़े होते तक तो उन्होंने ही लिखा, फिर धीरे 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 जब चीज़ें चेंज होने लग गई और एक लिरिक्स का एक पैटर्न चेंज होने लग गया, तो तब तक के तो मैं सीख चुकी थी लिखना पापा से। तो हम साथ में बैठ के लिखते थे। फिर वो ट्रांजिशन हुआ धीरे धीरे कि फिर मैंने अकेले लिखना स्टार्ट किया। पापा जैसा अच्छा तो अभी भी नहीं लिख पाती हूँ ऑब्वियसली लेकिन सब कुछ वहीं से सीखा, तो बेसिकली सब चीज़ें पैरेलल ही चल रही थी। हम्म। क्योंकि राइटर हैं और राइटिंग का लिखने का पार्ट आता है, तो मुझे एक चीज़ ये लगती है कि आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है। मतलब मैं मोस्टली मूवीज़ का भी जब कभी सोचती हूँ ना, तो हम राइटर नेम जहाँ देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं से तो वो इंस्पायर होते होंगे, कहीं ना कहीं से तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें आती होंगी। चलो मूवी का तो समझ में आता है कि हाँ इट्स अ स्टोरी, तो वो किसी ना किसी स्टोरी से मैच होती हुई हम ले लेते हैं। बट सिंगर्स का मुझे ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें समझना और उसको गाने में लेकर आना, लिरिक्स में लेकर आना, तो वो कैसे समझ में आता है? मतलब कहाँ से वो आइडिया आता है आप लोगों को? इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली मिलती है कहीं ना कहीं से। लाइक हम हर चीज़ जब देखते हैं, समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरा फादर्स डे का सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है जो पापा के ऊपर है, तो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस से वो गाने लिखते हैं। लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस सुनते हैं, मुझसे वो गाने लिखते हैं। लिरिक्स ऐसी होती है ना कि एक फादर बेटी का बॉन्ड, या एक फादर और बेटे का बॉन्ड जो होता है ना, उसमें जो चीज़ें दुनिया भर में हम देख रहे हैं वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। और कुछ तो ना, गॉड गिफ्ट मैंने जैसा वर्ड यूज़ किया पहले, वो होता है आपके अंदर। वो चीज़ अगर रहेगी, लिखने की कला अगर आपके अंदर है, तो आप अपने आप जब पेन उठाते हो ना और जब आप चालू करते हो लिखना,
तो वो फ्लो अपने आप बनता जाता है और चीज़ें अपने आप दिमाग से बाहर आती जाती हैं कि हाँ नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। और कुछ तो काम से मतलब वो लगाव भी होता है, कुछ तो आप में पैशन है कुछ अच्छा नया क्रिएट करने का, तो वहाँ से चीज़ें अपने आप बनती हैं। तो मतलब ये आपको बचपन से क्लियर था कि आप सिंगिंग आपको बहुत पसंद है और आप हमेशा से सिंगर थी। तो आपको कभी ऐसा मतलब शादी के पहले भी आपने काफ़ी शोज़ किए हैं, तो आपको आपका पहला शो याद है? मेरा पहला शो नहीं, मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। लाइक स्कूल में हमारे एनुअल फंक्शंस होते हैं ना यूजुअली, तो मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था और आई वाज लाइक अराउंड 4 or 5 years old। और उस समय भी हमारी स्कूल में प्रोटोकॉल पूरा फॉलो होता था कि जितनी लिस्ट बनी है उतने ही लोग परफॉर्म करेंगे और सब कुछ पहले से प्लान होके प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होता था और बहुत अच्छा अरेंजमेंट हमारे स्कूल में हुआ करता था एनुअल फंक्शन का। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, आई वाज टू यंग। तो जब पापा ने बोला कि नहीं मेरी बेटी एक सॉन्ग गाएगी, लाइक पापा ने टीचर को सजेस्ट किया कि ये बहुत अच्छा गाती है मैम, उसको एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करवाइए। तो टीचर ने बोला ये बहुत छोटी है, थोड़ा अपन वेट कर लेते हैं 1-2 साल क्योंकि बड़ा इवेंट है और सब कुछ है, तो आई डोंट थिंक ये म्यूजिक के साथ गा पाएगी या पता नहीं कैरी कर पाएगी कि नहीं, तो हम रिस्क नहीं लेते, अभी छोटे इवेंट से स्टार्ट करेंगे फिर एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करवाएंगे। बट माई डैड वॉज लाइक ही वॉज वेरी श्योर कि मैं कर लूंगी एंड आई वॉज वेरी श्योर कि सबको पसंद आएगा। लिटरली मिड ऑफ द इवेंट उन्होंने कहीं से पहचान लिया, जो भी अपना पहचान लगा के या किसी से बात करके मिड ऑफ द इवेंट उन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया। उन्होंने मुझे डायरेक्टली स्टेज पे चढ़ा के माइक पकड़वा दिया एंड आई परफॉर्म्ड एंड एवरीवन वाज लाइक, मतलब वो बाय गॉड्स ग्रेस वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस गया मेरा। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने पूरी पब्लिक के सामने स्टेज पे परफॉर्म किया एंड दैट वाज डन बाय माय डैड ओनली। एंड आफ्टर दैट तो फिर वो रास्ते खुल गए और सबको समझ में आ गया दैट आई हैव इट इन मी। और दैट वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस एंड दैट इज अ मेमोरी। ओके। अभी अभी मैंने आपकी एक रील देखी थी, आपके पोस्ट में और आपके स्टेटस में भी आपने डाला था कि आपको सिल्वर बटन मिला है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? एक्सपीरियंस नहीं है यार, वो तो लाइफ की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेमोरी है, फर्स्ट माइलस्टोन है जो अचीव किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। और यूट्यूब का रिकग्निशन जो है वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है लाइफ का। और ये कोई 4 दिन की मेहनत नहीं है, लाइक इट्स बीन ईयर्स जब मैं यूट्यूब में परफॉर्म कर रही हूँ, यूट्यूब पे कंटेंट डाल रही हूँ। बस ये था कि कोविड एंड देन बेबी एवरीथिंग हैपेंड, तो एक पेस जो है वो हट जाता है, स्लो डाउन हो गई थी मैं। पहले मेहनत की फिर स्लो हो गई, अब फिर वापस से जब बेबी थोड़ा सा सेटल हुआ उसके बाद से रीस्टार्ट किया वापस सब कुछ। तो जब उसका रिजल्ट मिलता है इतने सालों की मेहनत का तो बहुत अच्छा लगता है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और अब तो क्या बस अब गोल्डन बटन चाहिए तो उसके लिए हाँ, आपके अभी अब रिसेंटली आप 30 मिलियन भी क्रॉस कर रही हैं, तो वो भी आपको अब क्या लगता है, वो जर्नी भी आपको कैसी लगती है? और आपको भी ये ऐसा फील होता है कि कोविड के बाद काफी सिनेरियो चेंज हुआ है सोशल? डेफिनेटली, मतलब पूरा क्रेडिट ही उसी को जाता है बोलना चाहिए। इंडिया मतलब मैक्सिमम इंडिया तो हाँ कोविड के बाद ही ऑनलाइन आना शुरू हुआ है और एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू जो है वो कोविड के बाद ही बढ़ी है। कितने लोग तो कोविड से ही सिंगर्स बन गए, एक्टर्स बन गए और काफ़ी कुछ अचीव कर लिया बिकॉज उस समय की ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो आज उनको फ्रूट्स दे रही है। तो डेफिनेटली फ़र्क तो बहुत पड़ा है और व्यूअर्स इतने बढ़ गए हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए मुझे बस ये लगता है कि मेरा कंटेंट लोगों को कनेक्ट कर पा रहा है, लोग मेरे कंटेंट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। कि जो मैं कभी यूजुअली जब सॉन्ग्स रिलीज़ करती हूँ तो लोग लिरिक्स से कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों का मुझे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि यार सॉन्ग सुन के रोना आ गया, या कभी सॉन्ग सुन के मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं तुझसे आके मिलें, या वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं मेरा गाना सुन के। तो ये सब बहुत अच्छा, कभी कभी ऐसे कुछ मेरे जैसे लोरी वगैरह रिलीज़ हुई हैं तो आज कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा जब भी मैं जाती हूँ कहीं तो वो बोलते हैं मेरा बच्चा आपकी लोरी सुन के ही सोता है अब, लाइक और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो वो इट्स एन इमेंस प्लेजर, लाइक लगता है कि हाँ कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में। क्योंकि आप सिंगर हैं तो मैं आपसे ज़रूर कुछ गाने को कहूँगी, बट लास्ट में अभी मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। जैसा आपने बोला कि आपका बेबी और कोविड और ये सारी चीज़ें, और क्योंकि आप जैन लिखती हैं अपने नाम के आगे, तो जब हम ऐसा जैन वर्ड, जैनीज, मारवाड़ीज के बारे में हम जब कभी सुनते हैं या सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक टिपिकल जो कल्चर्ड वाला थॉट रहता है ना वो आता है
कि अगर जैनी विमेन है या मारवाड़ी विमेन है तो वो टिपिकल होगी, साड़ी सूट में रहने वाली होगी और किचन में काम करने वाली होगी, पूरा वक्त ज्यादा से ज्यादा परिवार और किचन में ही बिताने वाली होगी। ऐसा एक माइंडसेट है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये किसी पर्टिकुलर मुझे नहीं लगता कि ये मेरी ही सोच है या बहुत से लोगों की ऐसी सोच है। आई डोंट नो कितना रिलेट कर पाएंगे लोग। तो आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा? टचवुड नहीं। और मतलब मैं मेरी दोनों फैमिलीज़ लाइक मेरे पापा की फैमिली या जो मैं अब लाइक आई एम मैरिड, तो अब जो मेरे इन लॉज हैं सब बहुत प्रोग्रेसिव हैं। शुरू से मेरी फैमिली में भी एजुकेशन की बहुत वैल्यू थी, और अब शादी के बाद भी मतलब मुझे पूरा फ्रीडम शुरू से मिला कि आपको जो करना है करो। और हस्बैंड भी हैं, मतलब ऐसा है कि वो डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं है बिकॉज ही इज़ इनटू हिज बिजनेस, और वो भी बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके। एंड वी बोथ आर लाइक, हम दोनों की ये थॉट प्रोसेस मैच करती है, वाइब मैच करती है, हम दोनों अपने काम को लेके बहुत सीरियस हैं, और हम दोनों अपने काम को पूरा टाइम देते हैं। तो मुझे ऐसा मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं था फ्रैंकली। ऐसे कोई स्टोरी नहीं है बताने के लिए कि मुझे कोई रोना गाना हुआ है या मुझे कोई स्ट्रगल। बचपन से पापा ने बहुत सपोर्ट किया म्यूज़िक को लेके। मेरा बैचलर्स है क्लासिकल म्यूज़िक में। पापा क्लासेस लाइक लेके जाना लेके आना एवरीथिंग ही डिड, कि क्योंकि उनको पता था कि नहीं, सिंगिंग जो है वो ही आगे जाके ये इसका बेस बनने वाला है लाइफ में। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे लिए। फिर सीए भी मैंने बाहर से ही किया। बेसिकली हर चीज़ फ्लुएंटली हुई लाइफ में। आफ्टर मैरिज भी जब कोविड आने की वजह से 2-3 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो गए थोड़े प्रोफेशनली, लेकिन सपोर्ट हमेशा रहा और कभी ऐसे कोई हिंड्रेंस नहीं बना मेरे केस में। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि जैनों को देख के या मारवाड़ियों को देख के ऐसा फील होता है कि ये टिपिकल होंगे या ट्रेडिशनल होंगे, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। अभी फ़िलहाल आज का सिनेरियो देखें तो बहुत जल्दी लोग चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं जो चेंज हो गए, इसलिए हमको लग रहा है कि चेंज हो रही है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ पे अभी भी चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज कैलिबर जैनी लड़कियों में भी उतने ही हैं जितने बाकी लड़कियों में होता है। कैलिबर जैनी लड़कियों में भी उतना ही स्ट्रेंथ है कि वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकती हैं, और अपने हस्बैंड्स के साथ इक्वली मतलब एक कदम से कदम मिला के चल सकती हैं। तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग फ्रीडम वाले स्पेस में नहीं हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो फ्रीडम दे नहीं रहे हैं, आप प्लीज़ दीजिए फ्रीडम, है ना। हर किसी की लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी। लाइक जो इंसान पावर में है उसकी लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और जो इंसान पावर में नहीं है उसकी लाइफ भी उतनी ही वैल्यू रखती है, और उनको भी पूरा हक है अपने सपने पूरे करने का। तो आज जिनके पास करेज नहीं है, प्लीज़ करेज लेके आइए। थोड़े मुझे लगता है थोड़ा टाइम जो है वो डिफ़िकल्ट होगा चेंज लेके आएंगे तो, बट एक बार जब चेंज आ जाएगा तो फिर तो आप मतलब खुद ही बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये चेंज मैं लेके आ गई। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपने अंदर लानी पड़ेगी। अगर आप अपने आसपास, क्योंकि अब आपने ये बात बोली तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि आपने अपने आसपास भी काफ़ी ऐसी फैमिलीज देखी होंगी ना जिनमें ये सारी चीज़ें हैं, जो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, जो अभी भी अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। तो आपको ऐसे लोगों के लिए क्या फील होता है? मतलब आई टू फील पिटी। यस यस, बुरा डेफिनेटली लगता है। बहुत लोग होते हैं ऐसे आसपास जिनको लगता है कि हमें उतना फ्रीडम नहीं मिल रहा है जितना हमें मिलना चाहिए। या कई बार लोग मुझे बोलते हैं यार तेरे पास तो कितना फ्रीडम है, उतना हमारे पास नहीं है। तो डेफिनेटली उनको बुरा फील हो रहा है, तभी वो मुझसे आके ये बोल रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगर मैं ये चेंजेस लेके आऊँगी अपनी लाइफ में, अपनी खुद की लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसको देख के कुछ कुछ थोड़ी तो चीज़ें बदलेंगी। थोड़ा तो लोग देखेंगे तो समझेंगे कि नहीं नहीं, जब ये कर सकती है तो हमारी बेटी भी कर सकती है, हमारी बहू भी कर सकती है। और अगर मुझे लगता है कि 1000 लोग देख रहे हैं, उसमें से अगर एक का भी माइंडसेट चेंज होता है मेरे कुछ चेंज करने से, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। आपने कभी कोई ऐसी फैमिली है, ऐसे किसी ओल्ड एज, किसी ऐसे लोगों को आप जानती हैं जो नहीं चेंज होना चाहते और नहीं ही चेंज होते हैं? डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ पीपल, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल। तो ऐसे लोगों की वजह से आपको ऐसा फील नहीं होता कि ये बहुत सारी जनरेशन्स के लोगों को खराब कर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, मतलब बहुत कुछ? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन लगा मुझे। एक्चुअली आप बहुत सच मतलब बहुत बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। उनकी वजह से कई लोग जो हैं वो लाइफ में आगे आके फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रहे हैं, और जो करना चाहते हैं लाइफ में नहीं कर। जैसे मैंने बोला कि हर किसी की लाइफ की उतनी ही वैल्यू है, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कोई इंसान सिर्फ खाना बनाने के लिए ही पैदा हुआ है, या कोई इंसान सिर्फ बच्चे पालने के लिए ही पैदा हुआ है, और एक ही इंसान वो है जो पैसे कमाने के लिए पैदा हुआ है। तो ये डिसाइड करने वाले हम कैसे कोई हो सकते हैं? अगर किसी की कोई विश है या कोई कुछ अच्छा दूसरा काम कर सकता है
तो वाई नॉट। मैं खाना बनाने को या बच्चे को संभालने को बुरा नहीं बोल रही हूँ, वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की, और वो हम अगर अपने बच्चे को लेके आए हैं इस वर्ल्ड में तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालना, बड़ा करना, परवरिश देना, सब कुछ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई इंसान कोई दूसरी चीज़ करना चाह रहा है तो उसको उसका स्पेस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो नहीं दे पा रहे हैं वो गलत तो हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं जब ऐसे किसी फैमिली को देखती हूँ या ऐसी मेरी भी नॉलेज में ऐसी काफ़ी फैमिलीज हैं जो अपने ही जिद्दी बने में बहुत कुछ बर्बाद कर चुकी हैं और अभी भी बर्बाद कर ही रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब कल वो नहीं रहेंगे तो उसके बाद वो जो जनरेशन जो उन्होंने स्पॉइल की है वो कहाँ जाएगी, मतलब क्या करेगी आगे जाके। क्योंकि मैंने, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, वैसे तो मैं बहुत फ्रैंक हूँ इन सब चीज़ों को लेके, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जो अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग नहीं बनाते हैं, और ये मैंने आपकी तरफ ज्यादा देखा है। क्यों? क्योंकि काफी सारी जैनीज हैं फैमिलीज ऐसी, काफी मारवाड़ी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके यहाँ लड़के भी मम्मी से पूछ के करता हूँ, मम्मी बताएगी, मम्मी डिसाइड करेगी। तो मुझे ये लगता है कि कल को जब मम्मी रहेगी नहीं, मम्मी हमेशा के लिए तो नहीं है ना, कि मम्मी 100 साल तक तो नहीं जीने वाली है, तो कल ऑल ऑफ सडन इतनी अनसर्टन लाइफ है आज की डेट में, नहीं रही मम्मी तो तब उसके बाद वो बच्चे क्या करेंगे? एक्चुअली अगर इसको थोड़ा डीप लेवल पे हम स्टडी करें ना तो ये सब रेस्पेक्ट से स्टार्ट होता है। जैन मारवाड़ी फैमिलीज़ के कल्चर में, ट्रेडिशन में ना, पेरेंट्स की और हमारे घर के बड़ों की बहुत ज़्यादा हम रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत शुरू से, आज की बात नहीं है। और वो रेस्पेक्ट जो है ना, वो उसका फॉर्म थोड़ा शायद गलत रहा हो कि हाँ घूंघट करना है, और ये सब चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई हैं। तो रेस्पेक्ट शुरू से बहुत ज़्यादा रही है। रेस्पेक्ट बाकी कल्चर्स में भी होती हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि दूसरों में कम, बट उसको दिखाने का तरीका हम कह सकते हैं कि अलग है। तो रेस्पेक्ट दिखाने का तरीका ये है कि हम हर चीज़ उनसे पूछ के करें, उनकी परमिशन लेके करें, उनको लूप में रख के हम सारी चीज़ें करें। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो बहुत पहले से चलती आ रही हैं। तो वो धीरे 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 अब उनका रूप बदलता भी जा रहा है। पहले जैसे कि घूंघट होता था, अब घूंघट भी नहीं होता है। लाइक आप, ठीक है, चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि जो जनरेशन ख़राब हो गई है उसकी वजह से वो क्या करेंगे, सी, अभी इंसान चलना खुद सीख जाता है। आप कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जब तक कि वो हैं, उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनसे पूछ के चीज़ें कर रहे हैं, और वो उनके, मुझे लगता है ये किसी की पर्सनल चॉइस है शिवांगी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बैलेंस करेंगे तो दे विल बी हैप्पी, बैलेंस नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ ही ख़राब होनी है। एक फैमिली बनने के बाद अगर आप अपनी वाइफ में, अपनी पर आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने कई फैमिलीज में देखा है जो बचपन से ही अपने बच्चों को, जैसे आई एम ऑल्सो मदर, मैं मेरे बेटे को हमेशा ही डिसीजन, तुम समझ लो तुम्हें क्या करना है, अगर खेलने जाना है इस टाइम तो तुम देख लो जाना है या नहीं जाना है, कितना तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं ये चीज कभी नहीं करती कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना है, बिल्कुल इस टाइम के बाद ही जाना है, इस टाइम तक वापस ही आ जाना है, मैं कभी वो चीज का प्रेशर नहीं डालती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी बच्चे को डिसीजन मेकिंग बचपन से ही बनाते हैं। अगर आज मैं उसे डोमिनेट करती हूँ कि अरे तुमने ऐसे कैसे कर दिया, ये नहीं करना था ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं, जैसे अगर आपके पास 2 बच्चे हैं ना तो वो 2 अलग नेचर के बच्चे होते हैं। हो सकता है एक बहुत ज्यादा तेज हो, ज्यादा शार्प माइंड का हो, तो वो अरे यार छोड़ना मम्मी तो बोलती रहती जाए, पर हो सकता है दूसरा वाला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो और उससे ये लगे कि यार मम्मी ने ऐसा बोला है ना तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो आगे चल के फिर ये जो डोमिनेट करके हम बच्चों को दबाते हैं, कंप्रेस करते जाते हैं, कहीं ना वो आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि फिर जब आप नहीं है ना तो वो उनके लिए बहुत टफ रहता है। मतलब दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अब मैं क्या करूं। मतलब मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 30s में भी आके उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अरे फैमिली के बाहर अगर दुनिया में कुछ चीज हो गई है तो ये समझ नहीं आता है कि अभी अरे मैं ये क्या करूं, ये ऐसे नहीं होना था, इसका क्या होगा। बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट कि सारे बच्चे घर में कुछ और है और बाहर कुछ हो रहा है, और ये भी बहुत सदियों से ही होता आ रहा है ना। तो ये वाली चीज जो होती है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि आप अपने बच्चे को डिसीजन मेकिंग ना बना के कहीं ना उसको दबा रहे हो।
और या तो आगे चल के वो बर्स्ट आउट करके सब कुछ बर्बाद कर लेगा, या तो फिर भगवान भला करेगा कोई मिल जाए जो उसे समझ पाए, समझा पाए। अगर इसका एक और पर्सपेक्टिव मैं अपनी नज़रिए से अगर आपसे डिस्कस करूं तो मुझे लगता है कि अगर सही पेरेंटिंग मिलती है तो बच्चे की ग्रोथ बचपन से ही शुरू हो जाती है, राइट। अगर आप उसको सही डायरेक्शन दे पा रहे हो और सही गाइडेंस दे पा रहे हो बिना डोमिनेट किए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिना डोमिनेट किए अगर आप गाइडेंस दे पा रहे हो तो वो वहीं से ग्रो करना शुरू कर जाता है। और जो पेरेंट्स गाइडेंस नहीं देते हैं या सही पेरेंटिंग जिन बच्चों को नहीं मिलती है, उन बच्चों की ग्रोथ वहाँ से शुरू होती है जहाँ से वो पेरेंट्स एलिमिनेट होते हैं। तो वो ग्रोथ के 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल जो भी है वो पेरेंट्स ने ही लिए हैं उनसे, अगर ऐसा हम देख सकते हैं। बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी केसेस, माई मदर इज लॉयर, तो फैमिली कोर्ट में अभी भी मतलब लोगों का ऐसा मिथ है कि तुम लव मैरिज करो ना टूटेगी तुम्हारी, नहीं। 100 में से 85 केसेस अरेंज मैरिज के आते हैं डिवोर्स के लिए, ठीक है। और उन 85 केसेस में से भी 80 केसेस उनकी सास की वजह से होती है, लड़के की माँ लड़के की माँ और लड़का, मतलब उनका ये जोन रहता है कि हर चीज में इंटरफेरेंस है, हर एक चीज में इन्वॉल्व रहना है, तो हम अपनी लाइफ कैसे जिए, कब अब कैसे आपके बेटे को उस जो आपने कुआं क्रिएट किया है जिसके अंदर वो मैटर किया उससे बाहर कैसे निकाले। तो ये वाला जोर, तो मेरी मम्मी जब कभी भी शेयर करती है, मैं उनके केसेस सुनती हूँ ना, तो मुझे हमेशा ये चीज लगती है कि लोगों को इतने लेसन्स मिलने के बाद में भी अभी भी लोग वैसे ही हैं। लोग शादी कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, डिवोर्स होते ही जा रहे हैं, डिवोर्स के रेशियो बढ़ते चले जा रहे हैं। 100%। और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा रीज़न ना सोशल मीडिया भी है। जितना एक्सपोजर मिलता जा रहा है लोगों को, जितना इजी एक्सेस मिलता जा रहा है लोगों को एक दूसरे के लिए, और जितना इजी हो गया है कहीं और अफेक्शन ढूंढना, कहीं और इम्पोर्टेंस या क्या जो अटेंशन ढूंढना, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया, तो देखो फिर एक उसका ड्रॉबैक तो रहेगा ही। हाँ जी, कमिंग टू फैमिली इंटरफेरेंस एंड एवरीथिंग, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो कि इतने चीज़ें होने के बाद भी कई लोग नहीं चेंज होना चाहते हैं, और कई लोग ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ें देखकर चेंज हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनते जा रहे हैं। बट ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई थिंक इसका कोई इतना कुछ मैंने कहा है तो मैं ये भी जरूर बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ राजस्थानी कल्चर, यू नो। शुरू से ही बचपन से मुझे कभी ऐसा लगता था कि मैं पिछले जन्म में या तो गुजराती रही होंगी या राजस्थानी रही होंगी, क्योंकि मुझे राजस्थानी खाना बहुत पसंद है, मुझे गरबा खेलना बहुत ज्यादा पसंद रहा है, मुझे उनका पहनावा बहुत पसंद है। आज भी मतलब मेरी फैमिली में मैं एक ऐसी हूँ बचपन से जिसे चुनरी प्रिंट, बांधनी प्रिंट बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो वो रहा है। तो मतलब ऑडियंस ऐसा ना सोचे कि कल को कोई आके मुझ पे केस कर देगी जैनी मारवाड़ियों के खिलाफ इतना नेगेटिव बोल रही है। जैनी मारवाड़ी तो बहुत फुल ऑफ कल्चर है, फुल ऑफ कल्चर। मतलब आई एम ब्लेस्ड टू बी अ जैनी, और मतलब मुझे बहुत प्यार है अपने कल्चर से, मुझे बहुत प्यार है जैनिज़्म से, और इसलिए मैंने अपना पूरा करियर की शुरुआत भी मैंने जैनिज़्म से ही की। मैंने कभी आउट ऑफ जैनिज़्म मैंने कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया, मैंने सिर्फ जैन कॉन्सर्ट्स किए, जैन शोज़ किए, मैं सिर्फ जैन भजन गाती आई हूँ अब तक के। अभी तक के मैंने कोई और ऐसा कुछ अभी तक के स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है, अभी तक के मेरे खुद के करियर में वो सब चीज़ें नहीं आई हैं अदर देन जैनिज़्म। और मतलब आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर लाइक मेकिंग मी अ जैन, और आवर कल्चर इज़ इक्वली साइंटिफिक। अगर आप देखोगे तो आजकल हर कोई 6 PM के बाद खाना बंद 6 PM के बाद खाना बंद कर रहा है। यस यस, हर कोई जैनिज़्म में जो चीज़ें बहुत साल पहले से बोली गई है वो उसको लोग अब फॉलो कर रहे हैं, अब उनको समझ रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि हम बच्चों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया जैनिज़्म को। जो समझेगा उसको समझ में आएगा कि फॉलो करना चाहिए। और कल्चर की बात अगर आप करेंगे तो कल्चर तो माय गॉड आई जस्ट लव इट। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे घर का माहौल होता है, जो हमारा फैमिली अपब्रिंगिंग जो हमको मिलती है, या जो हमारे घर का खान पान होता है, या सारी चीज़ें, एवरीथिंग आई जस्ट लव इट। क्योंकि आप जैनिज्म के बारे में इतना बात करिए तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों में दीक्षा भी ली जाती है ना? मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं और मैंने बहुत बार उसको गूगल करके भी देखा है, समझा है।
और रील्स वही सर्च कर करके मैंने उस हैशटैग से बहुत सारी रील्स देखी हैं। तो मुझे एक दो तीन चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज यू आर जैन और मैं आपसे इतनी फ्रेंकली इतनी बातें कर पा रही हूँ और आप बहुत ओपन माइंडेड हैं, तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि आप जब इतना पढ़ लिख के सब कुछ कर लिए हो तो फिर आप एक सर्टेन टाइम पे जाके दीक्षा क्यों ले रहे हो? मतलब इसके पीछे का लॉजिक मेरे को जानना था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और सेकेंडरी कि आपके में जब ये दीक्षा ली जाती है तो फिर उसे लाइक अ वेडिंग सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो वो उसके पीछे का लॉजिक। आ, देखिए, आप जो जीवन जी रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं। सारे ऐशो आराम, सारी चीज़ें, सब कुछ हमारे जीवन में है। हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो सब चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, जो कुछ भी आप शादी कर रहे हो, आप खर्चे कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सांसारिक जीवन में आती हैं, है ना। अभी कमिंग टू दीक्षा, है ना, दीक्षा को हम ऐसे समझते हैं कि जो हमारे महावीर स्वामी हैं या जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने जीवन जीने की जो मार्ग होता है वो सांसारिक जीवन को नहीं बताया। आपने सुना होगा सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति जो होती है, वो कभी सांसारिक जीवन में रह के आपको नहीं मिलेगी। आपको ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट रियलिटी। आप सिर्फ एक चक्कर काट रहे हो, जो आप हर रीबर्थ एवरी टाइम यू विल गेट अ रीबर्थ। जब तक कि आप ये चक्कर काटते रहोगे, जब तक कि आप इन चीज़ों में फंसे रहोगे, आपका रीबर्थ होता रहेगा। जब तक कि आप इन चीज़ों से नहीं हटोगे, आपकी बॉडी, आपकी सोल जो है वो फ्री नहीं हो पाएगी। आपकी बॉडी नहीं, आपकी सोल जो है वो फ्री नहीं हो पाएगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जिनको जैनिज़्म और जैनिज़्म के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो हमारे तीर्थंकरों के बताए हुए रास्ते हैं, वो समझ में एक दिन आ जाते हैं, जिनके अंदर वो भाव आ जाता है कि नहीं, मुझे अब मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं रहना है और मुझे जो रियल क्या कहना चाहिए, एक पीस प्राप्त करनी है, या जो मुझे रियल सैल्वेशन चाहिए, वो इन सब चीज़ों में है ही नहीं। आप खुद देखिए, आप दिन रात कितना भी काम कर लो, कितनी भी सक्सेस मिल जाए, आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप कितना भी खा लो, आपको नेक्स्ट डे वापस फिर अच्छी चीज़ें खाने का मन करेगा। कितना भी घूम लो, नया डेस्टिनेशन रेडी रहेगा आपकी लिस्ट में। तो इनका कोई एंड ही नहीं है, इनका कोई एंड है ही नहीं। और ये सब करते करते आप साथ में पाप भी करते जाते हो। आपके अंदर क्रोध, मोह, माया, लालच, जो भी चीज़ें होती हैं, जो बुरे विचार होते हैं, वो सब आपके अंदर आते ही जाएंगे। क्योंकि आप जितना लोगों से मिलोगे, जुलोगे, जितना इन चीज़ों में रहोगे, वो तो एक सांसारिक जीवन में तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको अपने बच्चे के लिए बुरा लगेगा, अपने माता पिता के लिए बुरा लगेगा, अपनी खुद की फैमिली के लिए, आपके साथ कोई बुरा करेगा तो आपको उनके साथ बुरा करने का मन करेगा। तो ये एक एंडलेस लूप है। इस लूप से अगर निकलना है आपको, तो आपको ये सांसारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा। और वो छोड़ने के बाद ही जब आप अपने खुद की अंतरात्मा को समझोगे, अपने खुद के ये सब चीज़ें, ये है ही नहीं कुछ जो हम कर रहे हैं हमारे जैनिज़्म के हिसाब से। आप इन सब को छोड़ के सिर्फ अहिंसा और सत्य की राह पे जब आप चलते हो, अपने मन को पूरा क्लीन कर देते हो इन सब चीज़ों से, तब जाके फिर आप मोक्ष की राह पे आगे बढ़ रहे हो अब। तो एट दी एंड ये जो दीक्षा होती है, ये वो इतने एजुकेटेड होके भी लोग क्यों लेते हैं, आप इसका एजुकेशन या नहीं एजुकेशन लेने से कोई रेलेवेंसी नहीं है। बट अगर कोई एजुकेटेड है ना, तो वो जल्दी समझ पाएगा इन चीज़ों को। तो मतलब एक सर्टेन टाइम पे जाकर उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि ये लाइक ऑल दी अदर सेंट्स, या टोटली। और मुझे छोड़ना है, तो इसके लिए फैमिली एग्री हो जाती है। समटाइम्स दे डू, समटाइम्स दे डोंट। लाइक ऐसा कुछ नहीं है। वो फैमिली अगर अग्री नहीं होती है, तो हमारे जो बड़े गुरु महाराज होते हैं, या जो बड़े महाराज साहब होते हैं, या जो हमारे कल्चर में हम उनको महाराजा कहते हैं, तो जो है वो बिना आज्ञा के आपको दीक्षा नहीं देते जब तक कि आपकी फैमिली अग्री। क्योंकि उनका भी ये मानना है कि किसी को हर्ट करके हमको आपको इस रास्ते पर लेकर नहीं आना है। अगर आपकी फैमिली अग्री नहीं हो रही है, अगर आपकी फैमिली इससे खुश नहीं है, तो आप पहले उनको मनाइए, पहले उनसे आप आज्ञा लीजिए, उसके बाद ही आपको दीक्षा दी जाती है। और वो जो सेलिब्रेशन होता है, वो उस पर हम थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत डीप नॉलेज जैनिज़्म की नहीं रखती हूँ। मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ, समझ रही हूँ चीज़ों को, और मैं बहुत क्या कहना चाहिए, एक्साइटेड हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने खुद के इसको समझना करना। और ये जो सेलिब्रेशन होती है ना, वो एक फेयरवेल जैसा होता है कि आप जब इस सांसारिक जीवन से आप दीक्षार्थी जीवन की ओर जा रहे हो, तो पूरी धूमधाम से परिवार उनको विदा करता है। और इस सबके पीछे लॉजिक है। हर 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 जो एक चीज़ रिचुअल होती है ना, इन सब के पीछे लॉजिक है। बट मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन जो आपको सारी चीज़ें डीप में एक्सप्लेन कर पाए।
क्योंकि मैं अभी उतनी नॉलेज शायद रखती नहीं हूँ, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मे बी मैं आपको शायद इस पे और कुछ बातें बता पाऊँ। ओके, ये मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है कि ऐसा क्या, और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा माइंड में आती रही है हमेशा। जैसे लाइक हम सबके साथ भी होता है, अब आई डोंट नो आपके साथ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ दूँ पूरी दुनियादारी छोड़ दूँ और ना कहीं अलग ही चली जाऊँ। कई बार ऐसा लगता है हिमालय ही चली जाऊँ, वहीं जाके कुछ करूँ या वहीं रह लूँ अकेले। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बार। फिर वही होता है ना कि हम फिर उन्हीं चीज़ों में वापस से आ जाते हैं, मतलब ऐसे सोच के भी आ जाते हैं। तो मुझे वही लगता है कि जो लोग दीक्षा लेते हैं उनका माइंडसेट कितना स्ट्रांग हो जाता होगा कि उन्हें ये चीज़ लगती होगी कि नहीं, अब सब छोड़ने के लिए रेडी हैं वो लोग उस सिचुएशन पे जाके, मतलब वो वहां पहुंच गए हैं। और बहुत कम कम एज के भी मैंने देखे हैं और मोस्टली बहुत यंग एज के देखे हैं, मतलब व्हेन उनको शादी करना चाहिए जिस एज में आके, या अपने करियर पे पीक पे हैं वो लोग, तब जाके उन्होंने सब कुछ छोड़ा है ना। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा लगी है हमेशा कि क्यों ऐसा क्या हो जाता है उनके साथ, या ऐसा कौन सा माइंडसेट उनका एकदम आ जाता है कि वो सब चीज के लिए रेडी हो जाते हैं ना। सी आप जो देख रहे हो रील्स में, आपने जैसे कहा हैशटैग्स और रील्स के थ्रू मैं सर्च कर रही हूँ, वो आप सिर्फ वो देख रहे हो कि जब वो दीक्षा ले रहे हैं, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे वो उस ट्रांजिशन के लिए रेडी हो गए हैं। ये ऐसा नहीं होता है। जब हम गुरु भगवंतों के पास जाते हैं, जब हम उनसे टच में आते हैं, जब हम चीज़ें समझते होते हैं, हमारे जैनिज़्म में हर चीज़ जो है ना वो इतनी सोच समझ के बनाई गई है, इतना सोच समझ के हर चीज़ डिज़ाइन की गई है कि जो हर प्रोसेस है ना उसका अपना एक लॉजिक है। जब भी हमारे यहाँ कोई दीक्षा लेता है ना तो उसको तुरंत, जैसे मैं हूँ, मैं कल को जाऊँगी, मैं बोलूँगी मुझे दीक्षा लेनी है महाराज साहब, तो वो मुझे ऐसे दीक्षा नहीं देंगे। वो साल साल भर गुरु महाराज के साथ रहते हैं, धीरे धीरे उन सब समझते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, फिर उनको देखा जाता है कि वो सारे नियम पालन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो इस रास्ते पे लॉन्ग टर्म चल पा रहे हैं कि नहीं, उनका माइंड चेंज तो नहीं हो रहा। उनको पूरा वो टाइम और वो स्पेस दिया जाता है। तुरंत दीक्षा किसी को नहीं मिलती, तो वो उनके साथ रह के पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, उस रास्ते पे ऑलरेडी चलना चालू कर देते हैं। उसके बाद भी जब लगता है कि नहीं, मेरा ये जो डिसीजन है वो अडिग है और मैं चेंज नहीं करना चाहता या चाहती, उसके बाद ही दीक्षा के भाव तो उनमें हैं, तभी वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो पूरा पीरियड वो चेक करते हैं गुरु महाराज की, भाई इनका मन चेंज तो नहीं हो रहा। किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को ऐसे डायरेक्टली दीक्षा नहीं दी जाती है, और इस सब के पीछे पूरा एक प्रोसेस है जो एकदम थरली आपको, माइंड को आपके प्रिपेयर करता है, और फिर ही आप को दीक्षा दी जाती है। आप मुझे कभी बताइएगा अगर आपके यहाँ कोई ऐसे गुरु महाराज जी हो जो मुझे पॉडकास्ट में सारी चीजें बता पाए, तो मैं जरूर कवर करना चाहूंगी। क्योंकि अभी हमने डांडी महाराज जी को कवर किया था, तो उनसे भी काफी सारी चीजें मैं हिंदुइज्म के बारे में जान पाई, और बहुत सारी चीजें उन्होंने हमको एक्सप्लेन करी, बहुत अच्छे से बताई। तो वो चीज तो मैंने वो पार्ट तो कर लिया, और मुझे ऐसा लगता है ये चीजें ऐसी है ना बहुत बड़ी हैं, तो इनमें मुझे शायद बहुत सारे एपिसोड्स लग जाएंगे उनको कवर करते करते। बट आप मुझे बताइएगा ऐसा रहने से। तो बैक टू द टॉपिक हम आ जाते हैं आपके कंटेंट क्रिएशन पे। बीइंग विमेन, आपको ऐसा फील होता है कि ज्यादा प्रेशर होता है कंटेंट क्रिएटर्स पे? कंटेंट क्रिएटर्स पे तो ज़्यादा प्रेशर बीइंग वुमेन नहीं होता होगा, बट मुझे लगता है कि लड़कों का सोचना है कि नहीं होता? नहीं, कंटेंट क्रिएशन पे तो नहीं होता। सी वो तो दोनों का प्रोसेस सेम ही रहेगा, चाहे लड़का चाहे लड़की, वो दिमाग तो उतना ही लगाना पड़ेगा, टाइम उतना ही देना पड़ेगा, मेहनत उतनी। बट हमारे स्ट्रगल बैक एंड पे ज़्यादा है। वो आपको सामने ये कंटेंट क्रिएशन वाले फेस पे नहीं दिखेंगे, बट बैक एंड स्ट्रगल्स तो हमारे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लाइक बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मैरिड वुमेन, बीइंग अ मॉम, आई कैन श्योरली से कि बहुत चीज़ें मैनेज करके हमको काम करना पड़ता है, जो चीज़ें शायद लड़कों को इतनी मैनेज नहीं करनी पड़ती हैं। उन ठीक है, इट्स लाइक नेचर ही वैसा बनाया है, तो ठीक है, वो उसको वो एक्सेप्ट करते हैं हम, उसमें ऐसा नहीं है। अभी बच्चा है, फैमिली है, तो जो रोल इतने साल से औरतें प्ले करती आई है ना, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ के निकलना और अपनी खुद की पहचान बनाना, सब चीज़ें करना, वो स्ट्रगल तो मांगेगा ही, उसका कुछ नहीं कर सकते। या तो आप रो लो या तो आप मेहनत कर लो दो ही चीज़ें हैं। अब जैसे कि आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं, क्योंकि अभी आप कह रही हैं कि आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत आगे जाना है, और ये भी एक एंडलेस सफ़र है, लोगों के मिलियंस और बिलियंस ख़त्म नहीं होते। तो आपको
अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगती है कि एक सक्सेसफुल क्रिएटर होना और एक सक्सेसफुल सिंगर होना? तो जब भी आप कोई सॉन्ग लिखती हैं या कोई भी सॉन्ग क्रिएट करती हैं, तो उसके पीछे का आपको मतलब एक रहता है ना कि हाँ ये चीज़ चल जाएगी। जैसे मैंने हनी सिंह का सुना है पॉडकास्ट, तो उन्होंने बोला कि जब मैंने ये वाला गाना लिखा ना, मेरे को लग गया था कि एकदम धूम मचा देगा। तो वैसा आपका क्या, आपकी फीलिंग क्या आती है उस टाइम पे जब आप कुछ क्रिएट कर रही होती हैं तो? देखिए, समझना तो पड़ता है, ऑडियंस को समझना पड़ता है कि ऑडियंस क्या सुनना चाह रही है, ऑडियंस क्या जल्दी एक्सेप्ट करती है, ऑडियंस का माइंडसेट एक पर्टिकुलर सीज़न में, एक पर्टिकुलर मंथ में कैसा होगा। आपको अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। दैट इज़ द ओनली मंत्रा आई फील। सी, मुझे लिखना आता है, मुझे गाना आता है, मुझे गाने बनाना आता है, बट अगर मैं होली के टाइम पे कोई सैड सॉन्ग बना रही हूँ, गलती मेरी है वहाँ पे बेसिकली। या मैं अगर किसी पर्टिकुलर न्यू ईयर्स के टाइम पे अगर मैं कोई इररिलेवेंट कॉम्पोजिशन बना रही हूँ जो उस समय के माहौल को, उस समय के माइंडसेट को सूट नहीं करती है, तो वो तो सेंसलेस ही है। तो बेसिकली आपको अपनी ऑडियंस को, उनके मूड को, उनकी टेस्ट कैसे चेंज हो रही है, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरह का म्यूज़िक अब लोग पसंद कर रहे हैं, और प्लस पूरे एज ग्रुप के लोगों को लेके चलना होता है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए गाने नहीं बना सकती, बिकॉज चैनल इज़ ओपन टू ऑल। तो मुझे समझना पड़ेगा मेरी ज़्यादा ऑडियंस किस तरफ की है, किस लोकेशन की है, किस एज ग्रुप की है, कैसा पहला कंटेंट उनको पसंद आया कि मैं वैसा तरह का कुछ रिक्रिएट कर सकूं। और ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, प्लस फीलिंग्स, इमोशंस, सारी चीज़ें, प्लस गॉड गिफ्ट का भी रेशियो होता है। आपके पास कितना गॉड गिफ्ट है वो भी बहुत मैटर करता है। किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। अगर आपको ये बोलूँ मैं कि अब आप अपने 17 ईयर ओल्ड वर्जन को जाकर कोई एक मैसेज देना चाहें, तो आपका वो क्या मैसेज होगा? वो मैसेज ये होगा कि जो मेहनत मैं अभी कर रही हूँ वो मुझे उस वक्त म्यूज़िक के ऊपर कर लेनी चाहिए थी। सीए तो मैंने अपनी चॉइस से किया एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब अभी भी ऐसा लगता है एवरी नाइट कि मैं अपनी म्यूज़िक के लिए, अपनी सिंगिंग के लिए इतनी लाइक हार्ड अर्न डिग्री को वेस्ट कर रही हूँ या उसको फुल यूटिलाइजेशन नहीं दे रही हूँ। इट रियली हर्ट्स मी, बट मुझे पता है कि म्यूज़िक का स्कोप क्या है, मुझे पता है कि मुझे उससे कितना प्यार है, और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को मेरे गानों से कितना प्यार है, और मुझे कितना लोग मतलब फ्रॉम द होल, लाइक फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आपको मैसेजेस मिलते हैं लोगों के कि हमें आपका गाना पसंद आ रहा है। और लोग कई बार इमोशनली, कई बार तो जैसे मेरे मंत्रास वगैरह हैं, उन लोग उसको हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। कभी कोई बोलता है मेरे पापा एडमिट हैं हॉस्पिटल में और मैं उनको आपका मंत्रा रोज़ सुना रही हूँ एंड ही फील्स रियली गुड। तो ये सब चीज़ें जो आपको मिलती हैं मतलब इस फील्ड से, उसका कोई मैच नहीं है बेसिकली। तो मैं अपने उस 17 ईयर्स बैक वाले सेल्फ को यही एक मतलब एक मैसेज देना चाहूँगी कि यार बहुत पहले से गाने बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए था, और बहुत पहले से ही मेहनत उतनी ही करनी चालू कर देनी चाहिए थी जितनी मैं अब करती हूँ अपने कंटेंट क्रिएशन, अपने चैनल के लिए। क्योंकि आप हमेशा से स्टेज परफॉर्म करती आई हैं और आपने बोला है कि मैं हमेशा से ही शोज वगैरह करती रही हूँ, तो लोग आपको बाय फेस पहचानते ही होंगे। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि अब सोशल मीडिया में इतने फॉलोअर्स अर्न कर लेने के बाद अब लोग आपको पब्लिकली देख के पहचानते हैं? ऐसा होता है कि लोग आते हैं पब्लिक से, अननोन लोग रैंडम, और बोलते हैं कि अरे मैम आप वो हैं क्या, आपने गाना गाया था, आप वही अंजलि, कैसा आपके साथ होता है? यस यस, होता है, बहुत बार होता है। तो तब आपकी क्या फीलिंग रहती है? ऐसा लगता है लाइफ में कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कि लोग आके अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड फील्स रियली गुड। तो उसी के लिए तो काम करते हैं। उस जोन के बाद इंसान मोटिवेट ज़्यादा हो जाता है ना, बीइंग अ आर्टिस्ट और बीइंग इनटू सोशल मीडिया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक इंसान आपको अगर आके कहीं पहचानता है तो हमें ये लगता है कि हमें, हमारे पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा। ट्रू। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है आपके लिए कि क्या आप कभी लो फील करती हैं लाइफ में? ऐसा कभी होता है, जोन आता है कि एंड यू आस्क दिस शिवांगी, लाइक इंसान की बच्ची हूँ मैं, इंसान हूँ। मतलब बहुत लोग होते हैं ऐसे जो इतनी सारी चीज़ों में घिरे हुए रहते हैं ना कि उनको इतना नहीं होता। जैसे कि आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करती हैं तो आपके पास टाइम मुझे नहीं लगता कि इतना बचता होगा। बट क्या कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ों को सब सही होने के बाद भी या सब चलने के बाद भी ऐसा लगता है कभी कभी कि नहीं,
मुझे लो लग रहा है, मेरी एनर्जी वैसे लेवल की नहीं है, या पता नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कोई जोन आता है? ऑलवेज हैपेंस, ऑलवेज। ऐसे हर चीज़ परफेक्ट कैसे हो सकती है? नेवर एवर। मतलब मुझे तो लगता है कि मुझे कोई भी चीज़ ईजिली मिली ही नहीं है कभी लाइफ में। मैंने हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल किया है इन पर्सनल, लाइक एट पर्सनल लेवल। कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कभी कोई शूट है, उसी दिन गुना फ्रैंकी हो जाए, कभी कोई और दूसरा काम है तो मुझे कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कभी मैं खुद तबीयत मेरी ख़राब हो या मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। सोशल लाइफ हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक आना जाना बहुत ज़्यादा है, उसके साथ काम मैनेज करना, बेबी मैनेज करना, खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ, इतनी चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ फ्लॉलेसली नहीं चलती है। मैं एवरी मंथ कैलेंडर बनाती हूँ हर चीज़ का, लेकिन कभी उसके हिसाब से आज तक के ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा मंथ या पूरा वीक भी वैसा चला हो। वी हैव टू चेंज थिंग्स एज पर दी रिक्वायरमेंट, और जब भी जो दिन जैसा जा रहा है। और लो फील होता है यार, मतलब हमारी जो एज अ वुमेन, मैं कब लो फील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर इतना कैलिबर है कि मैं जिस स्पीड से काम कर रही हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड से काम कर सकती हूँ। मतलब मैं आज अगर महीने के 3 गाने बना पा रही तो मुझे लगता है कि मैं 10 बना सकती हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई बेबी, माई फैमिली एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं वो स्पीड नहीं ला सकती एट द एंड ऑफ द डे। तो वो फील बुरा होता है डेफिनेटली। आप अपने आप को फिर कैसे मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट तो मैं ऐसे करती हूँ ना कि मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे रुकना नहीं है। वट एवर द सिचुएशन इज़, आई हैव टू वर्क हार्डर एवरी डे। और मुझे लगता है कि ये टाइम एक फ़ेज़ है। मैं हमेशा हर चीज़ को ना एक फ़ेज़ के जैसा देखती हूँ कि ये फ़ेज़ है, ये पास हो जाएगा। आज ये फ़ेज़ है, कल दूसरा रहेगा, कल कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, कल नहीं भी हो सकती है। तो इट्स जस्ट अ फेज़ एंड इट विल पास। तो बस बी पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग हार्ड, दैट्स इट। और क्योंकि अब आप सिंगर हैं, तो अब आप शो कंप्लीट होने से पहले पहले हमारे 2 लाइन गाइएगा ज़रूर पहले, और उससे पहले आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, लिरिक्स लिखना, सिंगर बनना चाहते हैं, हाँ, जो सिंगर बनना चाहते हैं, और जिन्हें ऐसा लगता है कि गाने के साथ साथ मैं लिख भी सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो उनको टिप्स याद रखनी चाहिए? सबसे पहले टिप तो ये है कि उठो और पहले काम करना शुरू करो। मन में चीज़ों को मत रखो। लोग क्या है, कई बार सिर्फ मन में सोचते रह जाते, सोचते, बट उसको ऑन पेपर्स नहीं ला पाते, ऑन स्क्रीन नहीं ला पाते हैं। तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और अगर आप एक बार फील्ड में आ जाते हो, कितने आजकल तो एआई है यार, लिरिक्स के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत इजी हो गई हैं चीज़ें। अगर आपको कुछ करना है तो इतनी चीज़ें, पूरा मतलब मार्केट आपको सिखाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। चाहे आपको गाना बनाना सीखना हो, चाहे आपको लिरिक्स लिखना सीखना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, आप करते जाएंगे तो फिनिशिंग आती जाएगी। कभी भी स्टार्टिंग में आप सोचोगे कि नहीं मेरे से फर्स्ट चीज़ ही बहुत अच्छी बन जाए, या मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट या आर्टिकल जो भी है वही बूम कर जाए, तो ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ आप करते जाओगे, फिनिशिंग अपने आप आती जाएगी। नए लोगों से मिलते जाओगे, नई चीज़ें सीखते जाओगे, और बस लगे रहो, दैट्स इट। और थोड़ा सा टेक्निकलिटीज समझो, ऑनलाइन प्रेजेंस का इम्पोर्टेंस समझो, और थोड़ा लाइक जितनी नई चीज़ें आ रही ना उसको उसको अडाप्ट करते जाओ लाइफ में। मतलब लोग क्या है ना, एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल फॉर्म को ही लेके चलते जाएंगे तो वो भी आपको ग्रोथ नहीं देगा। तो अगर आगे बढ़ना है तो अपने सराउंडिंग से भी अवेयर रहो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आपके सिंगिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके लिरिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर लिरिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो राइटिंग पार्ट को ज़्यादा फोकस करो। अगर लग रहा है कि सिंगिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूरी नहीं है आप गाने खुद लिखो, मत लिखो ना भाई, किसी से लिखवा लो, पर अपनी सिंगिंग पे फोकस करो। फिर डायरेक्शन भी सही पता करना बहुत ज़रूरी है, और सही लोगों से कॉन्टैक्ट्स भी ज़रूरी हैं। प्लस बाकी लक भी बहुत मैटर करता है कहीं ना कहीं। बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार सक्सेस नहीं मिलती है, मैंने वो टाइम भी देखा है। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी कई साल ऐसे गए हैं जहाँ पे सक्सेस नहीं थी, या कोई सॉन्ग ऐसा भी आता जो हिट नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि यार ये तो हिट होगा ही होगा डेफिनेटली, मैंने बहुत मेहनत कर ली उसके पीछे, बट बाद में वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया। हैपन्स, नथिंग न्यू। तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लगे रहो बस। और अब आप हमें प्लीज़ कुछ गा के सुनाइए, जो भी आपको लगता है कि हमारे शो के लिए अच्छा है, आपके हिसाब से बेस्ट है, वो आप गा के सुनाइए। कुछ ढूंढती हूँ अच्छा आपको सुनाने के लिए।
क्योंकि हम वुमेंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कब से ऑन बीइंग अ गर्ल, मेरा एक सॉन्ग है जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी जिसकी व्यूज़ आए और जो बहुत वायरल हो गया था बीच में, मैं उसकी कुछ लाइंस आपको सुनाती हूँ। है फूलों सी कोमल वो, आंसू जैसे मोती हो, पापा की है शहजादी, मम्मी की परछाई वो, लक्ष्मी घर की कहलाती, रक्षा उसकी की जाती, पर जब अपनों पे आए वो दुर्गा भी बन जाती। जिस घर में बेटी हो ईश्वर करता है कृपा, यूं ही राज नहीं है करती हर दिल में बेटियां, यूं ही राज नहीं है करती हर दिल में बेटियां। So nice. बहुत, आपकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है। मतलब लोगों को सुनने में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो लोग अपना माइंड लगा लेते हैं कि ऑटो ट्यून ये वो फिल्टर सब चीज़ें, बट सामने सुनने में भी सच में बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाली है। तो अंजलि जी, आपसे काफ़ी सारे सवाल मैंने पूछ लिए और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा ये एपिसोड बहुत लंबा गया होगा। तो अभी तक का सबसे लंबा एपिसोड मैंने शायद आज आपके साथ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है उसके बाद भी मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, बट एज़ यूजुअल मैं अपने सारे गेस्ट से यही बात बोलती हूँ कि उनकी जो भी फील्ड है वो हमेशा इतनी बड़ी है कि मैं उन्हें एक पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकती, बट मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आपको वापस दोबारा कवर करूँ। तो उसके प्रयास में मैं अपनी टीम के साथ लगी हुई हूँ। मैं जल्द ही अपने सारे गेस्ट के साथ रिपीट एपिसोड्स में फिर से आऊँगी, तो मैं आपको फिर से कवर करूँगी और नए सवालों के साथ और विद ऑडियंस के साथ करूँगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम हमें निकाला, अपना इतना इम्पॉर्टेंट टाइम आपने दिया। आपका बेटा भी है, बेबी है छोटा, तो वो सारा कुछ करके, एंड आई विश यू वेरी गुड लक और बहुत सारी प्रोग्रेस आपको भगवान आगे भी दे और आप बहुत आगे पहुँचें। सो थैंक यू शिवांगी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आपसे बात करके ऐसा लग नहीं था कि कोई पॉडकास्ट हो रहा है, एंड आई वाज फीलिंग सो होमली एंड फ्लो में सारी चीज़ें चल रही थी एंड आई फेल्ट रियली नाइस। थैंक यू।